एवरीबॉडी, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन। तो चलिए देख लेते हैं। आज हम 2020-21 कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जो कि कला एवं वाणिज्य दोनों संकाय के लिए है। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा चैप्टर 4 है, क्योंकि चैप्टर 1, 2, 3 के हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाकर उन्हें जल्दी से वॉच कर लीजिए। सो गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम जिस चैप्टर का डिस्कशन करने वाले हैं वो है बाजार के प्रकार एवं मूल्य निर्धारण, जो कि टोटल 7 मार्क्स का हमारी बोर्ड एग्जाम में वेटेज लेकर आने वाला है। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है वो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्न में से बाजार का कौन सा स्वरूप कीमत निर्धारक होता है? एकाधिकार, अल्पाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता? सो राइट आंसर रहेगा एकाधिकार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रय लागतें होती है, क्या होती है? बहुत अधिक होती है, बहुत कम होती है, न के बराबर होती है, शून्य होती है? सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर रहेगा शून्य होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में क्रेता और विक्रेताओं की संख्या होती है, तो रिक्त स्थान के स्थान पर आएगा बड़ी संख्या होती है, तो राइट आंसर रहेगा बड़ी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म होती है, तो एक फर्म कीमत स्वीकारक, तो रिक्त स्थान के स्थान पर आएगा कीमत स्वीकारक फर्म होती है, ये इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य असत्य, चलिए इनको भी देख लेते हैं। सो फर्स्ट है, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में बाजार में कोई प्रतियोगिता नहीं पाई जाती है, तो इसका आएगा असत्य, क्योंकि बाजार में प्रतियोगिता तो पाई जाती है, तो इसका आएगा असत्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक अलग अलग क्रेताओं से अलग अलग कीमतें ले सकता है, तो इसका भी आएगा असत्य, क्योंकि वहाँ पर सबको सही सही जानकारी होती है, इसलिए वो अलग अलग कीमतें नहीं ले सकता। उसके बाद हमारे सामने आ जाती है सही जोड़ियाँ, तो चलिए इनको देखते हैं। जिसमें सबसे फर्स्ट है फ्रम का साम्य, तो इसका आएगा ए, यानी कि औसत रेवेन्यू इक्वल मार्जिनल रेवेन्यू। उसके बाद सोना, तो सोने का आएगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार। उसके बाद दूध, तो इसका आएगा स्थानीय बाजार, और कपड़ा का आएगा इसका सामने वाला राष्ट्रीय बाजार। सो आई होप आपको सही जोड़ी समझ में आ गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगिता को विस्तार से समझाइए, जो कि 5 अंक का है, यानी कि काफ़ी विस्तार से हमें समझाना है। उसी के साथ आप नीचे देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमें दूसरा क्वेश्चन जो मिल रहा है वो भी कुछ इसी प्रकार का है, जैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है और इसकी प्रमुख विशेषता क्या है। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है इनका आंसर एक ही होगा। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता का विस्तार और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है। सो दोनों का आंसर सेम रहेगा, तो यही आपको आंसर लिखना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता प्रोफेसर लेफ्टिविच के अनुसार, एक बात याद रखनी है, अर्थशास्त्र में जब हम किसी प्रोफेसर या अर्थशास्त्री का नाम लिखकर फिर उसकी डेफिनेशन लिखते हैं तो हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं, इसलिए आप ये जरूर लिखिए, प्रोफेसर लेफ्टिविच के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह अवस्था है जिसमें एक सी वस्तुओं को बेचने वाली बहुत सी फर्में होती है, और इनमें कोई एक फर्म संपूर्ण बाजार की तुलना में इतनी बड़ी नहीं होती कि बाजार कीमत को प्रभावित कर सके। यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब है परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि ऐसा बाजार जहां पर एक ही वस्तु के उत्पादन के लिए हजारों कंपनियां हो, हजारों फर्म हो। ओके, अब उसके साथ साथ आपको लिखना है इसमें कि एक पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में भिन्न परिलक्षण होते हैं। परिलक्षण का मतलब है यहाँ पर उसकी विशेषता है। पहली, बाजार में बड़ी संख्या में क्रेता तथा विक्रेता होते हैं। इसका अर्थ है कि प्रत्येक क्रेता एवं विक्रेता बाजार के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्तिगत क्रेता अथवा विक्रेता अपने आकार से बाजार को प्रभावित नहीं कर सकता। यानी कि जो पूर्ण प्रतियोगिता यानी कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन वाला बाजार होता है, वहाँ इतनी संख्या में लोग होते हैं कि कोई एक व्यक्ति पूरे बाजार को प्रभावित नहीं कर सकता। ये बात यहाँ पे कही गई है। उसके बाद फर्म की वस्तुओं में एक रूपता, प्रत्येक फर्म एक रूप वस्तु का उत्पादन तथा विक्रय करती है, अर्थात एक फर्म के उत्पादन तथा किसी अन्य फर्म के उत्पादन में भेद नहीं किया जा सकता। यानी कि जो परफेक्ट कंपटीशन वाला बाजार है वहाँ ये होता है कि जैसे कोई कंपनी साबुन बना रही है, मान लो ये एल कंपनी है और ये एस कंपनी है, साबुन बना रही है, तो कंपनी भले दोनों की अलग है पर जो साबुन की क्वालिटी है वो बिल्कुल एक जैसी रहेगी, साबुन का जो आकार है वो भी सिमिलर एक जैसा रहेगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगी, वस्तुओं में समरूपता आएगी। तो सेकेंड पॉइंट यही है हमारा कि फर्म की वस्तुओं में समरूपता। उसके बाद थर्ड पॉइंट है
फर्मों का बाजार में स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन होता है। स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन का अर्थ है फर्मों का बाजार में प्रवेश करना और साथ ही छोड़ना सरल होता है। यानी कि जो परफेक्ट कंपटीशन वाला बाजार होता है वहाँ क्या हो सकता है, कोई भी फर्म अंदर आ भी सकती है और कोई फर्म जिसको जाना है तो वो बाहर जा भी सकती है अपनी इच्छा अनुसार से। तो इसको बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन वाला बाजार। उसके बाद जानकारी पूर्ण होती है, जो चौथा पॉइंट है। पूर्ण जानकारी से अभिप्राय है कि सभी क्रेता और विक्रेता उत्पादन की कीमत, गुणवत्ता एवं अन्य संबंधित विवरण से बाजार के बारे में पूर्ण रूप से सूचित रहते हैं। यानी कि जहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन होता है वहाँ ऐसी बात मानी जाती है कि जो उपभोक्ता होगा उसको भी सारी जानकारी होगी कि ये वस्तु कितने की मिल रही है, क्या भाव है इसका, क्या रेट है इसका, और जो उत्पादक होगा उसको भी पता होगा कि इसका क्या रेट है क्या नहीं है, मतलब पूरी जानकारी रहेगी। वहाँ पर कोई भी एक दूसरे को ठग नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति रहती है परफेक्ट कंपटीशन वाले बाजार में। उसके बाद जो पांचवा जो पॉइंट लिखना है वो है कीमत स्वीकारक फर्म। यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म कीमत स्वीकारक होती है अतः वह कीमत ग्रहण करती है। यानी कि जो परफेक्ट कंपटीशन रहता है यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी फर्में होती है वो कीमत स्वीकार करती है, कीमत निर्धारित नहीं करती। यानी कि जैसे चीनी है तो चीनी की कीमत 5 रुपये रहेगी या 10 रुपये रहेगी किलो में, है ना। ये प्रतियोगिता वाले जो बाजार होते हैं उसमें निर्धारित नहीं होती बल्कि ग्रहण करती है। यानी कि अगर इसने ये कीमत रखी, इसने ये रखी, इसने रखी, तो दूसरा जो बाजार वाला है, फर्म वाला है, वो भी यही कीमत रखेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, कीमत ग्रहण की जाती है, कीमत निर्धारित नहीं की जाती है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। मैंने काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है, आपको बस अंडरस्टैंडिंग बनानी है तो आप इस पूरे आंसर को अच्छे से लिख दोगे। सो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक, पूर्ण प्रतियोगिता, है ना। और चलिए अब उसके बाद आप इसकी विशेषताओं का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले इस एक विशेषता का स्क्रीनशॉट, उसके बाद इन दोनों विशेषताओं का स्क्रीनशॉट, और उसके बाद इन दोनों विशेषताओं का स्क्रीनशॉट। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार मूल्य तथा सामान्य मूल्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसके आंसर को भी देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक तरफ है हमारा बाजार मूल्य और दूसरी तरफ है हमारा सामान्य मूल्य। तो इनमें ही हमें अंतर बताना है। तो बाजार मूल्य अति अल्पकालीन मूल्य होता है, यानी कि ये थोड़े समय के लिए होता है। उसके बाद आता है सामान्य मूल्य। तो सामान्य मूल्य अति अल्पकालीन मूल्य होता है। सो यहाँ पर शायद कोई मिस्टेक हो चुकी है। तो बाजार मूल्य जो होता है वो अति अल्पकालीन होता है और जो सामान्य मूल्य है वो दीर्घकालीन होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, दीर्घकालीन आएगा। सो आप इस बात को ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो लिखने में है वो मिस्टेक हो चुकी है। चलिए सेकेंड बात है बाजार मूल्य मांग और पूर्ति शक्तियों का अस्थायी संतुलन है, अतः यह बदलता रहता है, यानी कि चेंज होता रहता है। उसके बाद जो सामान्य मूल्य रहता है वो मांग और पूर्तियों की शक्तियों के बीच स्थायी संतुलन का परिणाम है, यानी कि यह चेंज नहीं होता है। उसके बाद बाजार मूल्य किसी समय विशेष में वास्तव में प्रचलित होता है, ये एग्जिस्ट करता है, ओके। और जो सामान्य मूल्य होता है वो सिर्फ काल्पनिक होता है ना, जो वास्तव में किसी भी समय विशेष पर प्रचलित नहीं होता है। उसके बाद बाजार मूल्य में मांग अधिक सक्रिय होती है, ये जो मांग होती है वो अधिक सक्रिय होती है, और सामान्य मूल्य में पूर्ति प्रभावकारी होती है, यानी कि पूर्ति अधिक सक्रिय होती है। उसके बाद जो आपको पांचवा पॉइंट लिखना है वो कि बाजार मूल्य पुनः उत्पादनीय तथा निरु उत्पादनीय दोनों प्रकार की वस्तु होता है। पुनः उत्पादनीय जिनसे वापस किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन किया जा सके, और निरु उत्पादनीय जिससे वापस कोई भी वस्तु नहीं बनाई जा सके, ऐसी वस्तुओं, इन दोनों वस्तुओं का बाजार मूल्य होता है। जबकि सामान्य मूल्य जो होता है वो केवल पुनः उत्पादित, जिनसे वापस कोई ना कोई हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, कोई ना कोई चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसी का सामान्य मूल्य होता है। तो ये 5 मोस्ट IMP डिफरेंस है इनमें। सो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक। तो आपको यहाँ पे दीर्घकालीन की बात याद रखनी है। मैं यहाँ से थोड़ा सा दीर्घ कर दूँ ताकि आपको याद रह जाए, ओके। उसके बाद आप आगे के इन तीनों पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण को चित्र द्वारा समझाइए। यानी कि जो परफेक्ट कंपटीशन वाला बाजार है उसमें मूल्य को निर्धारित कैसे किया जाता है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण को चित्र द्वारा समझाइए। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मूल्य निर्धारण संतुलन कीमत पर होता है। अब संतुलन कीमत क्या है, तो संतुलन कीमत वह स्थिति है जहां मांग और पूर्ति बराबर हो। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा होगा, यानी कि रेखा चित्र। तो बाजार मांग वक्र DD, यानी कि जो ये मांग वक्र दिख रहा है DD, यानी कि, और साथ में बाजार पूर्ति वक्र SS, यहाँ पे ये सप्लाई आपको दिख रहा है।
बिंदु संतुलन दर्शाता है। ये जहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि ये दोनों जहाँ पर एक दूसरे को काट रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पर काट रहे हैं, तो यही क्या है, हमारा संतुलन दर्शाता है। और जिस प्राइस पे ये एक दूसरे को काट रहे हैं वही क्या है, हमारी संतुलन कीमत है। तो पी एक्स, जैसे कि संतुलन कीमत पी स्टार है तथा संतुलन मात्रा क्यू स्टार है, और जिस क्वांटिटी पे ये एक दूसरे को काट रहे हैं वो क्या है, हमारी क्यू स्टार। तो इस प्रकार आप यहाँ पर जो बनेगा वो संतुलन कीमत बनेगा और यहीं पे मूल्य निर्धारण होगा। तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि उनको देख सकते हैं। यदि प्रचलित कीमत P1 है तो बाजार पूर्ति QS और बाजार मांग QD होगी, अर्थात तो बाजार में QS और QD के बराबर अधिमांग है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। यदि हमारी जो प्रचलित कीमत है वो P1 है तो जो मांग होगी, है ना, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं QD, और जो यहाँ से मांग होगी वो ये रहेगी, और अगर QD यहाँ पे क्वांटिटी है तो प्राइस P1 रहेगा। ये बात यहाँ पर कही गई है। और यहाँ पर अधिमांग हो जाएगी, अधिमांग यानी कि इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा मांग हो जाएगी। ओके, और फिर क्या होगा, आप आगे देखिए, अर्थात बाजार में अधिमांग हो जाएगी। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता P से अधिक P चुकाने से तत्पर होंगे, यानी कि जो P1 से अधिक P चुकाने पर तत्पर होंगे, यानी कि जो P1 प्राइस है, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, हमें क्या है कि डायग्राम में उससे P को चुकाने में तत्पर रहेंगे। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आगे इस बाजार कीमत में वृद्धि की प्रवृत्ति होगी। बाजार के एक ऐसे बिंदु की ओर अग्रसर जहाँ फर्म द्वारा विक्रय करने के लिए आगे देखिए क्या है इसका, विक्रय करने के लिए इच्छित मात्रा उपभोक्ता द्वारा खरीदे जाने वाली इच्छित मात्रा के बराबर हो जाएगी। यदि प्रचलित कीमत P2 है तो उस कीमत पर बाजार पूर्ति Q2 और बाजार मांग Q2S है, अतः बाजार में Q2D और Q2S के बराबर अधिपूर्ति होगी। ऐसी स्थिति में फर्म कीमत घटाएगी और परिणाम स्वरूप मांग में वृद्धि होगी। साथ ही पूर्ति की मात्रा घटती है तो बाजार एक ऐसे बिंदु की ओर अग्रसर होगा जहां फर्म द्वारा विक्रय करने के लिए इच्छित मात्रा उपभोक्ता द्वारा खरीदे जाने वाली इच्छित मात्रा के बराबर हो, अतः उस बिंदु पर जो कीमत होती है वही संतुलन कीमत होती है, और इस प्रकार कीमत का निर्धारण होता है। तो ये मैंने पूरा रीड कर दिया है, और ये मुझे समझाने में इसलिए दिक्कत आ रही थी क्योंकि यहाँ पे रेखाचित्र यहाँ पे है और लिखा हुआ यहाँ पे है, तो मैं उस चीज़ को मिलान नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझा देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा एक ग्राफ है और ये है हमारा डीडी मांग वक्र और ये है हमारा सप्लाई कर्व। अब जहाँ ये एक दूसरे को काट रहे हैं वो हमारा होती है संतुलन कीमत, और यहीं पर कीमत निर्धारण होता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा प्राइस यहाँ रहता है तो उससे जो हमारी मांग होती है वो तो इतनी रहती है, पर हमारी जो सप्लाई हम कर लेते हैं वो इतनी हो जाती है। तो ये जो इतनी सारा भाग बचा ये क्या हो जाता है, अधिपूर्ति, यानी कि अधिक पूर्ति हो जाती है। और कभी कभी जब प्राइस ज़्यादा ही कम हो जाते हैं तो लोग क्या करते, सप्लाई हम बहुत कम करते हैं और मांग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये इतनी क्या हो जाती है, अधिमांग। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये आगे खिसकता है इस तरफ, और ये जो इधर इस तरफ खिसकता है और बीच में आकर एक बिंदु को एक दूसरे को काट देता है, और जिस प्राइस पर ये एक दूसरे को काटता है वही क्या होती है, संतुलन कीमत। और इस प्रकार क्या हो जाता है, मूल्य का निर्धारण हो जाता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा कि आप यहाँ से यहाँ तक। सो फर्स्ट में आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेना है, और उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट, ओके, इसका स्क्रीनशॉट, इसका। तो ये आपको बड़ा दिख रहा है पर आपको आसानी से याद हो जाएगा। मैंने जैसा बोला ना, बस वही थोड़ी सी अपनी अर्थशास्त्र की लैंग्वेज में हमें लिखना है उस डायग्राम को, जो रेखा चित्र है उसको देख देख कर। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी से। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभ अधिकतमीकरण को विस्तार से समझाइए। तो चलिए इसके आंसर को भी देख लेते हैं। सो फ्रेंड, आप जैसा कि देख सकते हैं, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में लाभ अधिकतमीकरण फर्म की सकारात्मक उत्पादन करने हेतु शर्त, यानी कि क्वेश्चन में हमें ये पूछा जा रहा है कि कोई भी फर्म अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम कैसे बनाए, यानी कि लाभ अधिकतमकरण कैसे करे। तो उसके लिए क्या होता है कि फर्म की 3 शर्तें होती है लाभ अधिकतम होने के लिए। क्यों, यानी कि उस क्वांटिटी पर 3 शर्तें ध्यान रखनी है। पहली, जो क्वांटिटी है उस पर कीमत और सीमांत लागत क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। दूसरी शर्त, क्वांटिटी
जो क्वांटिटी दी गई है उस पर सीमांत लागत जो है वो ह्रासमान यानी कि घटती हुई नहीं होनी चाहिए। उसके बाद तीसरी जो बात कही गई है वो ये कि जो हमारा अल्पकाल होता है यानी कि शॉर्ट रन होता है उसमें कीमत औसत परिवर्तनीय लागत से अधिक होनी चाहिए। तो ये 3 बातें यहाँ पर की गई है। तो चलिए इनको विस्तार से देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो बात यहाँ पर थी वो ये कही गई थी कि कीमत जो है हमारी प्राइस है ना, रुको यहाँ से मैं वापस कर देती हूँ, ये हमारा प्राइस है। तो जो हमारी कीमत है वो सीमांत लागत के बराबर हो। तो ये पूरा उसका लिखना है कि लाभ कुल संप्राप्ति तथा कुल लागत का अंतर होता है। यानी कि कोई भी फर्म है उसको जितना रेवेन्यू मिला और जितना उसने लगाया उस प्रोडक्ट को बनाने में, तो जितना उसने टोटल लगाया और फिर लगा के उसने बेचा, तो बेचने पे जितना उसको पैसा मिला उससे अगर उसने जो भी लगाया वो घटा देती है तो उसको क्या मिल जाता है, प्रॉफिट यानी कि लाभ मिल जाता है। ये बात यहाँ पर कही गई है। उसके बाद आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे निर्गत में प्रति इकाई वृद्धि के कारण कुल संप्राप्ति में परिवर्तन सीमांत संप्राप्ति के बराबर होते हैं। यानी कि जब हम किसी भी इनपुट को बार बार बढ़ाते हैं तो जो उसमें वृद्धि होती है कुल संप्राप्ति में या परिवर्तन आता है वो सीमांत संप्राप्ति के परिवर्तन के बराबर होता है। मैं इसको पूरा रीड नहीं करती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, तो आपको थोड़ा अच्छे से समझना होगा। जहाँ पर अच्छे से कोई एक्सप्लेन कर रहा हो वहाँ से या फिर अपने टीचर से समझ लेना अच्छे से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक काम के लिए। तो आप यहाँ से यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद ये जो सेकेंड बात हमने कही थी कि क्वांटिटी सीमांत लागत पर ह्रासमान नहीं हो, तो ये उसका एक्सप्लेनेशन है। तो आप पहले इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट, और फिर हमने जो तीसरी बात कही थी वो कही थी कि अल्पकाल में कीमत औसत परिवर्तित लागत से अधिक हो। तो इसका भी यहाँ से यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना, यहाँ से यहाँ तक। सो मैं कर देती हूँ अच्छे से, हाँ, यहाँ से यहाँ तक और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो जैसा कि आप फ्रेंड देख सकते हैं हमारे ऑल क्वेश्चंस कवर होते हैं, यानी कि जो हमारा 4th लेसन था जिसको हम कवर कर रहे थे वो सारे हमारे इस चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर कवर हो जाते हैं। सो इस वीडियो से आपकी कोई भी हेल्प हुई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।